प्रिय बच्चों, आपका स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की विषय चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपको विषय चित्रकला में अध्याय फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है और अध्याय फर्स्ट का अंतिम चरण चलेगा भी आज का। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अध्याय फर्स्ट का जो नाम है या शीर्षक है वह पांडुलिपि चित्रकला परंपरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि चित्र के विषय में मैंने आपको बताया कि पांडुलिपि चित्र हाथ से बने हुए चित्र होते हैं जिनको ताड़पत्र और ताड़पत्र के पर बनाया जाता था या भोजपत्र पर बनाया जाता था। उन चित्रों को क्या कहा गया? पांडुलिपि चित्र कहा गया था। इस पांडुलिपि चित्रण परंपरा में सर्वप्रथम जैसे ही बौद्धकालीन या भित्ति चित्रण जो परंपरा थी, उस भित्ति चित्रण परंपरा के आगे जो विकास हुआ वो लघु चित्रण परंपरा का विकास हुआ और उस लघु चित्रण परंपरा में सर्वप्रथम मैन्युस्क्रिप्ट्स पेंटिंग आई, अर्थात पांडुलिपि चित्रण परंपरा आई। उन पांडुलिपि चित्रणों को ताड़पत्र और भोजपत्र पर तैयार किया गया। ताड़पत्र के विषय में मैंने बताया कि ताड़ वृक्ष के ये पत्ते होते हैं और भोजपत्र के विषय में मैंने आपको बताया कि भोजपत्र एक पेड़ होता है हिमालय में मिलने वाला, जिसके पेड़ के तने के छाल होती हैं और वो छाल परतों में होती हैं। उन परतों को एक एक परत को हटाकर देखा जाए तो वो एक पत्र के रूप में, पत्ते के रूप में आती हैं। जैसे केले के वृक्ष के पत्ते होते हैं या उसका छाल होती है, उस तरह के आते हैं। ये काफ़ी लंबे और चौड़े होते हैं और साथ में चिकने होते हैं। तो इन पर चित्रण करना और लिखावट करना सुरक्षित होता है या अच्छा होता है। इनको वैसे हजारों साल बाद में इनको देखा गया मंदिर और विहारों में प्राप्त हुए, लेकिन इतने वर्ष तक बाद में प्राप्त होने के कारण इनको कुछ तो कीड़े खा गए और कुछ ये नष्ट हो गए। इनको बड़े तरीके से तैयार किया जाता था और तरीके में तैयार करने में भी 6 व्यक्ति इसके अंदर शामिल हुआ करते थे। पहले इसको यानी पन्ने को तैयार करने वाला होता था, तैयार करने के बाद इसके ऊपर खाका खींचने वाला होता था या रंगांकन करने वाला होता था, उसके बाद इसको ऊपर लिखावट करने वाला होता था। इस प्रकार 6 व्यक्तियों के द्वारा इसको तैयार किया जाता था और इनको एक साथ संग्रहित करके जब पुस्तक रूप में रखा जाता था तो इनको पोथी चित्रों के रूप में जाना गया। और इनको सुरक्षित रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनके दोनों ऊपर और नीचे लकड़ी के पट्टे लगाए जाते या कपड़े में लपेट कर रखा जाता था। ये ताड़पत्र हैं जिनका जो चित्रण विषय रहा है वो विषय में सबसे पहले, वैसे 7वीं सदी से यदि लिया जाए तो पहले इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया और बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र चित्रित किए गए थे वो पाल शैली के अंदर का आए थे। और जो जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए या अजैन ग्रंथों के चित्र बनाए गए थे वो जैन शैली या पश्चिम भारतीय कला शैली में आए थे। तो जैन शैली या पश्चिम भारतीय कला शैली को आपने फर्स्ट इसके केंद्र के रूप में पढ़ा है और वो केंद्र के रूप में जब पढ़ा तो आपको मैंने बताया इसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं, अर्थात पश्चिम भारतीय कला शैली कह सकते हैं या स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो प्रमुख केंद्र था वो केंद्र उस समय गुजरात था। गुजरात में व्यापारिक दृष्टि से गुजरात एक प्रमुख केंद्र था और जो अन्य बंदरगाह थे उन बंदरगाहों पर जो व्यापारिक कार्य होता था वो गुजरात में ही होता था। तो गुजरात को इसका प्रमुख केंद्र माना गया था। तो वहाँ पर जैन और अजैन ग्रंथों से संबंधित जो ताड़पत्र चित्र या पांडुलिपि चित्र तैयार किए गए थे उन्हें पश्चिम भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया था। उनका चित्रित विषय जैन और अजैन ग्रंथों पर आधारित रहा था। इनको जो चित्रांकन किया गया वो चित्रांकन ताड़पत्र पर और कपड़े पर, जैन शैली के बता रहा हूँ मैं, कपड़े पर और उसके अलावा मतलब लकड़ी के पट्टों पर तैयार किया गया था। ठीक है। जैन धर्म में जैसे जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से ग्रंथों का चित्रांकन किया गया, मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं। उन 24 तीर्थकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं को इनमें चित्रित किया गया। तो उनके चरित्र से संबंधित जो कथाएं हैं उनको चित्रित किया गया, जैसे कालकाचार्य, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर चरित्र आदि इनके चरित्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को चित्रित किया गया था। जो जैन पेंटिंग्स हैं उनके विषय में मैंने आपको बताया था। उन पेंटिंग्सों के नामकरण के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे। किसी ने उसे गुजरात शैली के नाम से पुकारा है, किसी ने उसे जैन पेंटिंग्स के नाम से पुकारा है,
किसी ने उसे पश्चिम भारतीय पेंटिंग्स के नाम से पुकारा है और किसी ने उसे अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारा है। हालांकि ये पेंटिंग्स नाम ले लो, लेकिन पेंटिंग्स नाम लेने के अलावा अगर इसको अपन जैन शैली या गुजरात शैली या पश्चिम भारतीय कला शैली कहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में इसमें विकसित होने के कारण इसे स्कूल नाम दे दिया गया है। ठीक है भाई। अब इसमें जो जैन शैली में या यूं कह सकते हैं पश्चिम भारतीय कला शैली में जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों का चित्रण धरातल आपको बता दिया क्या हो गया, ताड़पत्र हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी के पट्टे या लकड़ी के तख्ते हो गए, उन पर चित्रांकन कार्य किया गया था। उनमें जो रंग लगाए गए थे उसमें मैंने आपको बताया लेपिसला, जूली और सोने जैसे चमकीले या संपन्नता को बताने वाले रंगों का प्रयोग किया गया था। यहाँ जो आकृति बनाई गई थी उन आकृतियों को अकड़े हुए या जकड़न लिए हुए बनाए गए थे, जिनके हाथ पैर जकड़े हुए से गठीले वाले बनाए गए थे और चेहरों में त्रिआयामिता के साथ साथ जो भाव दर्शाने थे उनमें एक आंख को अधर में लटका दिया गया था। उसके साथ ही इसमें लिखावट कमजोर हो गई और चित्र जो बने थे वो भावशून्य चित्र हो गए थे। ठीक है भाई। और अजैन ग्रंथों में यदि पढ़ा जाए तो बाल गोपाल स्तुति है जैसे ग्रंथों का यहाँ चित्रांकन किया गया। इसी को आगे बढ़ते हुए पहले केंद्र में अपन ने पांडुलिपि चित्रों में मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंगों के अपन सबसे पहले वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पढ़ा, पहला केंद्र। जिसके बाद दूसरा केंद्र या दूसरी स्कूल पढ़ेंगे अपन पाल शैली या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से पढ़ेंगे। तो पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, ये पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो चित्रांकन किया जाएगा, वो जो चित्रण किया गया है वो चित्रण किया तो ताड़पत्र पर ही है। इनका चित्रण धरातल भी सेम है, क्या है, ताड़पत्री। लेकिन जो ताड़पत्र पर चित्र बनाए गए उनका विषय थोड़ा चेंज है, क्योंकि ये जो पाल वंश के राजा थे वो पाल वंश के राजा बौद्ध अनुयायी थे और बौद्ध अनुयायी होने के कारण उन्होंने अपने जो चित्र बनवाए थे वो बौद्ध विषयों से संबंधित चित्रांकन करवाए थे। तो अपन इसमें डिटेल में ताड़पत्र पढ़ेंगे और ताड़पत्र के साथ बौद्ध विषयों का चित्रांकन करेंगे। और ये जो पाल स्कूल ऑफ आर्ट है या पेंटिंग है, ये पेंटिंग्स पाल वंश के राजाओं के सानिध्य में विकसित होने के कारण इसे पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया है, जो अपने यहाँ पूर्वी क्षेत्र में पनपी थी। तो आप इसके विषय में फिर दोबारा से सुन लो। पांडुलिपि चित्र कैसे कहते हैं, हाथ से बने हुए चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहा जाता है। इन चित्रों के लिए धरातल, सबसे पहले जो धरातल लिए गए थे वो धरातलों में ताड़पत्र और भोजपत्र थे। ताड़पत्र और भोजपत्र को विशेष तरीके से तैयार किया जाता था और ये आकार में छोटे होते थे। इनको सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के पट्टों के बीच में, अर्थात जो जिल्द चढ़ाया जाता है उस जिल्द में नीचे का पट्टा और ऊपर का पट्टा, ये जैसे पुरानी किताबें हो जाती हैं, उन पुरानी किताबों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे पट्टों के बीच में रखा जाता है जिससे कि वो पुराने कागज फटे नहीं और मोड़ने पर टूट नहीं सके। इस वजह से इनके ऊपर दोनों तरफ जिल्द के लिए क्या लगा करते थे, लकड़ी के पट्टे, यहाँ तक कि वो पट्टों को भी चित्रों के द्वारा सुसज्जित किया जाता था। अब इसमें मैंने बताया आपको मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग है अर्थात पांडुलिपि चित्र हैं, उनके चित्रित विषयों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। पाल शैली में यदि अपन या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में पढ़ेंगे तो उसमें बौद्ध विषयों को पढ़ेंगे, और जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में पढ़ेंगे या वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में पढ़ेंगे तो वहां जैन और अजैन ग्रंथों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था। ठीक है भाई। इस तरह से पढ़ते हुए अगला जो अंतिम भाग अपन पढ़ रहे हैं आज इस अध्याय का, अध्याय कौन सा, फर्स्ट का, अध्याय का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है। तो पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के विषय में मैंने बता दिया आपको। पाल वंश के राजाओं के सानिध्य में विकसित होने के कारण इसे पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। परिचय, सम्राट हर्ष के पश्चात बंगाल की शासन व्यवस्था 100 वर्ष तक डगमगा गई थी। अर्थात सम्राट हर्ष के पश्चात जो बंगाल था, उस बंगाल की जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था पूर्ण रूपेण चरमरा गई। अर्थात कोई राजा महाराजा का वहां पर सानिध्य नहीं रहा, और राजा महाराजा के सानिध्य नहीं होने से क्या होता है कि जनता उपद्रवी हो जाती है, अराजकता आ जाती है जनता के अंदर। बंगाल की जनता में विद्रोह आरंभ हो गया इस कारण से, किस कारण से कि वहां पर शासन व्यवस्था डगमगा गई थी। बंगाल की जनता ने गोपाल नाम का एक व्यक्ति था को अपना राजा चुन लिया। मतलब ऐसी स्थिति में क्या किया, गोपाल नाम का एक राजा था, उस राजा को अपना क्या चुन लिया, व्यक्ति था उसको राजा चुन लिया, और गोपाल नाम का जो राजा था वो राजा पाल वंश का रहा, इसलिए इसने पाल वंश की स्थापना की। किसने, गोपाल नाम के व्यक्ति ने। और बंगाल में शांति स्थापित हो गई। जनता के द्वारा निर्वाचित राजा गोपाल ने दक्षिण बिहार तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। मतलब ये जो जनता के द्वारा वो स्थापित था या जनता के द्वारा निर्वाचित था, उस व्यक्ति गोपाल ने अपना जो शासन है वो शासन कहाँ तक स्थापित कर लिया, बिहार तक अपना शासन स्थापित किया।
राजा गोपाल बंगाल में पाल वंश का प्रथम शासक बना, और प्रथम शासक होने के कारण इसने कौन से वंश की स्थापना कर दी बंगाल में? पाल वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो राजा हुए, उन राजाओं में धर्मपाल और देवपाल नाम के 2 राजा हुए। कौन कौन से हुए? धर्मपाल और देवपाल। हालांकि एनसीईआरटी के कोर्स में आपको इस तरह का मतलब डिटेल से नहीं बताया जाएगा, वहां शॉर्ट किया गया है। मुझे लगता है कि वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट होने के कारण वहां शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन अपन हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, तो अपन एक कहानी तौर पर यदि पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप उसको समझ बैठ पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर्ष के पश्चात बंगाल में क्या हो गया था, अराजकता आ गई, या वहां की राज व्यवस्थाएं डगमगा गई, और डगमगाने के कारण क्या कर दिया, वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। और जब जनता ने विद्रोह किया तो विद्रोह के बाद जनता को शांति की आवश्यकता थी, इसलिए उस जनता ने क्या किया, एक गोपाल नाम के व्यक्ति था, उस व्यक्ति को अपना राजा बना लिया। और वो गोपाल नाम का जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति कौन से वंश का था? वो पाल वंश का था। तो वो पाल वंश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम राजा कहलाया, और उसने बंगाल में पाल वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो राजा पैदा हुए, वो उत्तराधिकारी राजा इसी वंश के हुए। इस वंश में पैदा होने वाले जो राजा थे, उन राजाओं में एक तो धर्मपाल था और एक देवपाल नाम के साम्राज्य को मतलब संभाला, अधिक सुदृढ़ बना दिया। इन राजाओं ने उस साम्राज्य को, बंगाल के साम्राज्य को और क्या कर दिया, सुदृढ़ बना दिया। ये राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से राजा? धर्मपाल और वित्तपाल नाम के जो राजा थे, वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? मतलब वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा रामपाल रहा। इन पाल शासकों के संरक्षण में जिस कला शैली का विकास हुआ, उसे पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया। मैंने आपको बताया कि पाल वंश के राजाओं के सानिध्य में जिस कला शैली का विकास होगा, उसे किस नाम से जाना कहेंगे? पाल शैली के नाम से। लेकिन यहाँ पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया। 13वीं शताब्दी के लामा तारानाथ ने एक कला शैली को 2 भागों में, मतलब इस कला शैली को 2 भागों में विभक्त किया है, पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में बांट दिया। अब पूर्वी क्षेत्र में जिस कला शैली का विकास हुआ, उसे तो कहा गया पाल शैली, और पश्चिमी क्षेत्र में जिस कला शैली का विकास हुआ, उसे कहा गया जैन शैली। अर्थात पूर्वी क्षेत्र में जो विकसित शैली है या विकसित पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंगों को तो कहा गया पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और जो पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुई, उन्हें कहा गया वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना गया। इस प्रकार इस शैली में भी जैन ग्रंथों और चित्रों की तरह पूर्वी भारत में सचित्र पांडुलिपि भी 11वीं और 12वीं शताब्दी के शुरुआती उदाहरण हैं। मतलब इस समय के जो चित्र हैं, उन चित्रों में भी क्या मिलते हैं? उदाहरण के तौर पर पांडुलिपि चित्र। पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से बने हुए चित्र। और हाथ से बने हुए चित्रों का चित्रण धरातल क्या है? ताड़पत्र और भोजपत्र, आगे चलकर कागज और कपड़ा, और कपड़े के अलावा लकड़ी के पट्टे थे। ठीक है भाई। तो इस तरह के जो सचित्र प्राप्त हुए हैं, वो इनके एक प्रमुख उदाहरण में है। 11वीं और 12वीं शताब्दी के शुरुआती उदाहरण माने जाते हैं। पाल काल 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक का रहा है, ने बौद्ध धर्म या बौद्ध कला के अंतिम महान चरण को देखा। अर्थात यहाँ के जो कलाकार थे, उन कलाकारों ने क्या किया कि बौद्ध काल का जो समय था, उस बौद्ध काल के अंतिम चरण को इन कलाकारों ने देखा, मतलब भित्ति चित्रों में। और आगे चलकर नालंदा विक्रमशिला बौद्ध भिक्षुओं का महान केंद्र बन गया। नालंदा और विक्रमशिला महाविद्यालय जो हैं, वो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र बौद्ध कला के लिए या बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या बन गए? महान केंद्र बने थे। और कला और कई पांडुलिपियों को यहाँ बौद्ध विषयों और ताड़पत्रों पर वज्रयान बौद्ध देवताओं की छवियों के साथ चित्रित किया गया। यहाँ पर जो चित्र किए गए थे, वो पांडुलिपियों को बौद्ध विषयों पर आधारित और ताड़पत्रों पर वज्रयान यानी अपने यहाँ जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म में 2 महायान हैं, एक महायान और एक वज्रयान। इस बौद्ध देवताओं की छवियों का यहाँ पर चित्रण कार्य किया गया था। इन पर कौन सी शैली पर? ये पाल वंश के प्रारंभिक जो चित्रों के पांडुलिपि चित्र उदाहरण मिलते हैं, उन उदाहरणों में बौद्ध धर्म विषय से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया। इन केंद्रों में कांस्य प्रतिमा की ढलाई के लिए कार्यशाला थी। कौन कौन से पर? ये नालंदा और विक्रमशिला जो है, ये महाविद्यालय है या केंद्र है, इन केंद्रों पर कांस्य प्रतिमा की ढलाई के लिए भी कार्यशाला थी। अर्थात कांस्य धातु में ढलाई के कार्य करने की भी एक चित्रशाला या कार्यशाला थी। पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया में से छात्र और तीर्थयात्री शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के लिए इन मठों पर आए। कौन से मठों पर? यही दोनों मठों पर, नालंदा पर और विक्रमशिला पर।
आए, कांस्य पांडुलिपियों के रूप में पाल बौद्ध कला के नमूने वापस ले गए। अर्थात यहाँ आए और कांस्य पांडुलिपियों के रूप में वो कांस्य जो परंपरा थी वो और पांडुलिपियों की परंपरा थी उसकी शिक्षा लेकर वो चले गए, अर्थात नमूने के रूप में वो उसको वापस लेकर चले गए। इस परंपरा ने पाल कला को, अर्थात जो ये यहाँ शिक्षित होके गए या पढ़ के गए या अध्ययन करके गए, वो अध्ययन करने वालों ने इस परंपरा को, कौन सी परंपरा को, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की परंपरा को नेपाल, तिब्बत, अर्थात ये और अन्य प्रमुख केंद्र बन रहे हैं इसके, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा जैसे स्थानों में फैलाने में सक्षम बनाया। इस शैली को, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को। जैन चित्रकला सूक्ष्म रेखाओं के विपरीत मंद रंगीन स्वरों में बहने वाली और महीन रेखा पाल चित्रों की प्रमुख विशेषता बन गई। मतलब जैन शैली के जो चित्रों की विशेषता है उन शैली के विपरीत पाल शैली की प्रमुख विशेषता ये सूक्ष्म रेखांकन, मंद रंगीन स्वरों में बहने वाली और महीन रेखा पाल शैली की क्या बन गई, प्रमुख विशेषता बन गई। पाल पेंटिंग अजंता की तरह मठों में पाल की मूर्ति कला शैली और चित्रकारी छवियों में एक समान भाषा है। अर्थात पाल पेंटिंग में अजंता की तरह मठों में पाल की मूर्ति कला शैली और चित्रकारी छवियों में एक समान भाषा है। अर्थात अजंता की जैसी भाषा या बौद्ध विषयों से संबंधित विशेषता है, एक जैसी विशेषता है। पाल पेंटिंग ताड़पत्रों के ऊपर है। पांडुलिपि का एक अच्छा उदाहरण ताड़पत्रों की एक पांडुलिपि का अच्छा अष्ट सहस्रिका और प्रज्ञा पारमित दो ग्रंथ हैं जो बोडलियन लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। यह 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्ध की पूर्णता का ग्रंथ है। राजा रामपाल के शासनकाल के 15वें वर्ष बीत जाने के बाद, यानी 15 वर्ष के अंत में नालंदा के मठ में 11वीं शताब्दी के अंत में चित्रित 6 पृष्ठों के चित्र और दोनों और चित्रित लकड़ी के अवतरण प्राप्त हुए। 6 पृष्ठों के चित्र और लकड़ी के पट्टों के पृष्ठ प्राप्त हुए, यानी लकड़ी का आवरण प्राप्त हुए उनके ऊपर। इस तरह की दो कृतियां प्राप्त हुई हैं। पाल स्कूल की सचित्र पोथियां। अब आपको पाल स्कूल के, अर्थात पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्सों में कौन कौन से चित्र बने या कौन कौन से विषय के या कौन से ग्रंथों के चित्र बने, उन ग्रंथों के नाम। पाल स्कूल के सचित्र पोथियों में प्रज्ञा पारमित, साधनमाला, पंचसिका, गंधव्यूह, कर्णदेव गुहा, महायान बौद्ध पोथियां प्राप्त हैं। अर्थात महायान संप्रदाय की बौद्ध पोथियां प्राप्त हैं। ये पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में ये चित्र बनाए गए थे, ये ग्रंथों के चित्र बनाए गए। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली के 2 चित्रकारों का वर्णन किया है। उनमें से ये जो चित्र बनाने वाले थे ना पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के, उनमें 2 चित्रकारों का नाम आता है। जैसे एक में तो है धीमान और एक वित्तपाल, जिनको पाल शैली के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। पोथियां बंगाल में लिखी गई थी। पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को किस धरातल पर बनाया गया? उनमें ताड़पत्र पर बनाया गया, जिनको आयताकार वर्गाकार रूप में बनाया गया। इन पोथियों में महायान देवी देवताओं, भगवान बुद्ध के चित्र बनाए जाते थे। इन पर जिल्द के लिए दोनों और लकड़ी के पट्टे के आवरण लगाए जाते थे। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सॉफ्ट और वैसे होते हैं, नरम होते हैं, या सुरक्षित रखने के लिए बहुत कठोर होते हैं। ये अति संवेदनशील होते हैं कई चीज़ों से, जैसे सीलन से, आग से, या इनको सुरक्षित रखने के समय से बहुत ही संवेदनशील होते हैं। कौन से? ताड़पत्र। तो ये ताड़पत्रों के जो ग्रंथ थे या पन्ने थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर और नीचे जिल्द चढ़ाया गया, और वो जिल्दों में जो लगाया गया था उसमें लकड़ी के पट्टे लगाए गए। क्या लगाए गए? लकड़ी के पट्टे। लकड़ी के पट्टे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, वो मुड़ते नहीं है। इसलिए वो ताड़पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर और नीचे किसका जिल्द किया गया? लकड़ी के पट्टों का आवरण किया गया। या मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर मैंने बताया था कपड़ों में लपेट कर रखी जाती थी इनको, तो आवरण लगाए जाते थे, जिनको भी चित्रों से सजाया जाता था। मतलब उनके ऊपर नीचे के जो आवरण है ना, उन आवरणों को भी किससे सजाया जाता था? चित्रों से। इनके अलावा बुद्ध की जीवनी, इनके अलावा ये बुद्ध देवी देवताओं के, भगवान बुद्ध के जीवन के अलावा, इनके अलावा बुद्ध की जीवनी, जातक कथाओं को सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। किस पर? इन ताड़पत्रों पर। लिपिकार बड़ी सावधानी से लिखावट किया करते थे। लिपिकार, लिखने वाला, बड़ी सावधानी से उस पर लिखावट किया करते थे, क्योंकि वो कागज, ताड़पत्र बड़े नाजुक, नरम और
चिकने होते थे, इसलिए उनको पर बड़ी सावधानी से लिखावट की जाती थी। पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, अर्थात इस स्कूल में बनने वाले चित्रों की क्या विशेषता रही हैं। पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में बनने वाले चित्रों की प्रमुख विशेषताओं में क्या है कि एक तो इनका विषय कौन सा हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित होगी। एक किस धरातल पर बनाए गए, ताड़पत्र पर चित्र बनाए गए, तो ये तो इसकी दो प्रमुख विशेषता हो ही गई। इनके अलावा जो आकृतियों को किस तरह का बनाया गया, किस आकार में वो पर चित्र लिए गए, उनको देखते हैं। इस शैली में अधिकांश चित्र पोथियों, यहाँ पर कोथियां आ गई है, ये पोथियों में ही बनाए गए थे। इनका आकार पर्याप्त लघु है, पर्याप्त लघु का मतलब छोटा है, इसलिए तो इनको लघु चित्र भी कहा जाता है। पाल चित्रों में लाल, सिंदूरी, हिंगुली और महावर आदि के द्वारा तो तैयार किया गया लाल रंग का। तो पाल चित्रों में, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर लाल जो रंग किया गया था वो सिंदूरी, हिंगुली और महावर जैसे रंगों से लिया गया। नीला लाजवर्ती और नील से लिया गया। सफेद खड़िया से लिया गया। काला काजल मूल रंगों के मिश्रण से बनाए गए थे। इन ताड़पत्रों की लंबाई 22.25 इंच और चौड़ाई 2.25 इंच रही है। ये चित्र महायान बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं, अर्थात बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के चित्र रहे इनके। कौन से के, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के चित्र। इन चित्रों में केवल भगवान बुद्ध के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों की लिखाई है जो निर्बल है, कमजोर है, और कमजोर भी इतनी है कि वो ब्रश से न बनाकर ऐसे लगते हैं जैसे निब के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन अजंता शैली की विशेषताएं दिखाई देती हैं, अजंता शैली की जैसी विशेषताएं इनके अंदर फिर भी दिखाई देती हैं। पाल चित्रों में आकृतियों को अकड़ जकड़ के साथ बनाया गया है। मैंने बताया आपको कि जैन शैली की भांति इसमें भी क्या है, जो चित्र बनाए गए थे उनको अकड़न और जकड़न के साथ बनाया गया। पाल पेंटिंगों में तुलिका के द्वारा रेखाएं न बनाकर ऐसा लगता है जैसे निब के द्वारा बनाई गई हों। इतनी बारीक रेखाएं हैं, इतनी निर्बल रेखाएं हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुलिका के द्वारा बना ही नहीं सकते, उन किसी निब के द्वारा बनाए गए हों, किसी पेन की नोक के द्वारा बनाए गए हों। ऐसी रेखाएं आपके चित्रों की विशेषताएं रही हैं, या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के चित्रों की विशेषता रही हैं। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। चित्रों की रेखाएं कौन से रंग से बनाई गई हैं, काले रंग से। इन रेखाओं में प्रवाह तो है, प्रवाह का मतलब गति तो है, परंतु मोटाई में क्रमिक उतार चढ़ाव नहीं है। परंतु मोटाई में कि कहाँ मोटी होनी चाहिए, कहाँ बारीक होनी चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कर्ण स्पर्शी हैं, मतलब आंखें आकृतियों की बड़ी बड़ी हैं, इसके कारण कर्ण स्पर्शियाँ हैं, वो कर्णों को छूने वाली वो आंखें हैं। आकृतियों के सर चपटे बने हुए हैं। चित्र की आकृतियों में सजीवता और स्वच्छंदता का अभाव है, मतलब ये चित्र ऐसे बने थे जिनमें सजीवता का अभाव आ गया था, जामितीय जैसा रूप आने लग गया, अकड़ जकड़ की जैसी आकृतियां बन गई थी और अलंकारिकता का समावेश हुआ। कौन सी पेंटिंग्सों में, पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर ऐसा हो गया था। आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों से पाल वंश कमजोर हो गया। अब यहां से आगे क्या होता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी आ गए यहाँ, और उन मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से ये पाल वंश कमजोर हो गया और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल कला का अंत हो गया, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया और मठों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार इस पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का अंत हो गया। तो ये अपना अध्याय का अंत हुआ और आपके पहला अध्याय जो पांडुलिपि चित्रकला परंपरा है वो पूर्ण हुआ। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि इसमें क्या क्या चित्र बनेंगे या क्या क्या प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्नों में जैसे पहला प्रश्न तो यही एक बनेगा, पांडुलिपि चित्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। पांडुलिपि चित्र किसे कहा गया? हाथ से निर्मित चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहा गया। पांडुलिपि चित्रण का चित्रण धरातल क्या रहा? ताड़पत्र, भोजपत्र और आगे चलकर कपड़े के अलावा लकड़ी के पट्टे आदि का चित्रांकन किया गया, आदि पर चित्रांकन किया गया। इसके अलावा इनके साइज में क्या रहा या इनका आकार क्या? 22 इंटू 2.25 इंच के आकार में ये बनाए गए थे। इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था? इन ताड़पत्र और भोजपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? लकड़ी के पट्टों के बीच में रखा जाता था जिससे कि सुरक्षित रहे। ये किसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं? आग के प्रति होते हैं, सीलन के प्रति होते हैं, और समय के प्रति होते हैं। ये बड़े नाजुक होते हैं और नाजुक होने के कारण इनको बड़ा सुरक्षित रखा जाता है। ये कहाँ प्राप्त होते हैं आज ये पांडुलिपि चित्र? ये पांडुलिपि चित्र हजारों वर्ष बाद में कहाँ प्राप्त हुए हैं? मंदिरों और विहारों में प्राप्त हुए हैं। पांडुलिपि जो चित्र हैं उन चित्रों के विषय क्या रहे? तो जो अगर
वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर जाते हैं, जब तो इनके चित्रित विषयों में जैन धर्म से संबंधित व अजैन धर्म से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया था। इसके बाद जो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट है, उस स्कूल ऑफ आर्ट की जो पेंटिंग है, उन पेंटिंगों की विशेषता क्या रही है? उन विशेषताओं में 2-3 विशेषता तो अपन ये पढ़ी ली कि एक तो हाथ से निर्मित चित्र हैं, जिनको लघु चित्र या पोथी चित्रों के नाम से जाना जाता है, जिनका चित्रण धरातल क्या रहा है? ताड़पत्र और भोजपत्र और कागज और कपड़ा रहा है। इसके बाद में इन पे जो चित्रण विषय क्या रहे? तो विषय में अगर वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो उसमें जैन और अजैन ग्रंथों के चित्रों को चित्रित किया गया। अब वहां की जो आकृतियां हैं वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट की, उन आकृतियों में क्या है कि आकृतियों को अकड़े हुए जकड़े हुए से बनाया गया था, और आकृतियों में त्रियायों में प्रभाव के साथ में क्या क्या एक आंख को क्या दिखाया गया? अधर में लटके हुए दिखा दिया गया था। आगे चलकर कुछ विशेषताएं और आती हैं। स्त्री आकृतियों को ओढ़नियों के साथ इनके साथ चित्रित किया गया, अलंकारिक बना दिया गया था, लिखावट कमजोर हो गई थी, उनकी रेखाएं निर्बल हो गई थी, इस तरह की चित्रों की आकृतियों को बनाया गया। अब उनमें जैन ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथों का नाम लिया जाए तो उसमें कालकाचार्य है, नेमिनाथ है, ऋषभनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीर चैत्य है, इस तरह के ग्रंथों को वहां पर निश्चित चूर्णी है जैसे ग्रंथों को चित्रित किया गया था। और अजैन ग्रंथों में यदि अपन लिया जाए तो अजैन ग्रंथों में बाल गोपाल स्तुति है, दुर्गा सप्तशती है, रति रहस्य, इस तरह के ग्रंथों को चित्रित किया गया। तो और उसका जो प्रचार प्रसार है वो प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? जैसे नेपाल में हुआ, गुजरात, बंगाल, इन क्षेत्रों में उसके जौनपुर, मांडू, इस तरह के क्षेत्रों में उनके चित्र बनाए गए थे। अगला दूसरा जो केंद्र आता है या दूसरा जो स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं वो है पाल स्कूल ऑफ आर्ट। और पाल स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने आपको बताया, पाल स्कूल ऑफ आर्ट में जो चित्र बनाए गए हैं वो ताड़पत्र, सिर्फ ताड़पत्र पर बनाए गए हैं, सिर्फ ताड़पत्र पर, क्योंकि ये वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग की शुरुआत से पहले के चित्र हैं और पहले के चित्रों को सिर्फ कागज उपलब्ध नहीं होने के कारण ताड़पत्रों पर ही बनाए गए थे। इनके जो चित्रण के विषय हैं वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित बौद्ध विषयों के चित्रों को चित्रित किया गया है। यहाँ जो पाल स्कूल ऑफ आर्ट्स है, स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्सों के संरक्षक कौन थे? पाल वंश के राजा थे। और पाल वंश के राजाओं में एक तो गोपाल नाम का राजा था और गोपाल के बाद धीमान और वित्तपाल नाम के 2 राजा हुए, और उसके बाद इसके 2 कलाकार पैदा हुए जिनको इनका मतलब संरक्षक कहा जा सकता है या संस्थापक कहा जा सकता है। इस पाल शैली के जो चित्र या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्सों में भी जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म से संबंधित चित्रों की भांति, ग्रंथों की भांति चित्रांकन किया गया, लेकिन विषय में क्या रखा गया है? बौद्ध विषय, और वो कौन से? महायान संप्रदाय से संबंधित रहे। आगे चलकर ये जो बौद्ध या पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है उसका अंत कैसे हुआ है? उसका अंत होने का प्रमुख कारण था मुस्लिम आक्रमणकारियों का यहाँ आना, और आने के बाद वो पाल वंश है जो कमजोर पड़ गया और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाल कला का अंत हो गया, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद मठों को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार ये पाल शैली का अंत होता है और अपना अध्याय पहला पूर्ण होता है। पहले अध्याय पूर्ण होने के बाद अपन जो अध्याय सेकंड पढ़ेंगे, उस सेकंड अध्याय में तो अपने यहीं की परंपरा के अनुसार चित्रांकन कार्य का जो अध्याय है जिसको कहते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अर्थात राजस्थानी शैली के नाम से या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। और वो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आपको मैंने पहले ही बता रखा है, राजस्थान में जिस कला शैली का विकास होता है उसे राजस्थानी स्कूल के नाम से जाना गया था। और राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर ये मुख्य रूप से 4 स्कूल आएंगे आपको, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। ठीक है भाई, आज इतना ही।